Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. अब मेरी भी आवाज आ रही है, राइट? Of course. Yes. So, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है। तब तक स्वागत अभिजीत आपका, पहली बार आप जुड़े हैं हमसे इस कार्यक्रम में, एंड वी रियली मिस यू ऑल दिस एपिसोड्स। एंड मुझे लगता है कि मौसम शायद हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं आज, क्योंकि उनके जहाँ पर वो हैं वहाँ का मौसम शायद खराब है। तो एनीवे मुझे लगता है कि हम 4 लोग भी काफ़ी हैं। तो अगर वो जुड़ पाते हैं तो और भी अच्छा रहता, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड रिव्यूअर एंड नरेटर। सो एवान, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। हिमांशु, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑल्सो। जी सर, बिल्कुल। सो अभिजीत, हाउ आर यू? एकदम ठीक हो, एकदम मस्त है। अभी तक कहाँ गायब थे इतने दिनों तक? मैं लिसनर था 2-3 बार, अच्छा, और थोड़ा घूम फिर भी रहा था। ओके। एक्चुअली आज भी मैं एक दोस्त के घर हूँ, वी जस्ट हैड डिनर, तो मैं उनके दूसरे एक रूम में घुस गया अभी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी, और हम हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम फिल्म की बात लेकर मेंजा ऐप पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस सर्कल में, इस 20 मिनट के सर्कल में हम लोग डिस्कस करते हैं फिल्मों को, वेब सीरीज को, कभी नई कभी पुरानी। और ये नॉर्मल रिव्यूज से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम रिव्यूज नहीं करते, हम सिर्फ एक डिस्कशन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस फिल्म में या वेब सीरीज में क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो अल्टीमेटली हमारे जो लिसनर्स हैं वो ये डिसाइड कर सकें कि इसको देखा जाना चाहिए या नहीं। तो आज हम जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में आज पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है। जी हाँ, मैं कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूँ, द कश्मीर फाइल्स, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने निर्देशित किया है, और इसमें अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई है इंडिया में, और सिर्फ एक हफ्ते में इस फिल्म ने 150 करोड़ से ऊपर कमा लिया है। तो ये बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और हर तरफ सोशल मीडिया पर इसका बहुत जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। और उसी प्रचार को लेकर कुछ लोग ये डाउट करते हैं कि क्या ये फिल्म, जहाँ पे एक तरफ सच्चाई दिखाने का दावा करती है, वहीं कहीं इस फिल्म के बहाने एक प्रोपेगेंडा तो नहीं चलाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल मोटिव के साथ चीज़ों को मूव तो नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चर्चाएं, दोनों तरफ की बातें हर तरफ चल रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा कि वो अपने व्यू पॉइंट्स इन सब बातों को रखें आज। तो सबसे पहले मैं अपने इन हाउस क्रिटिक एवान पदी की तरफ जाता हूं। तो एवान, प्लीज आप हमें इस फिल्म के बारे में अपने व्यूज शेयर करें। थैंक यू सजीव। मैंने जब कश्मीर फाइल्स मूवी देखी तो मैं मतलब काफ़ी हिलसा गया, मतलब इन द सेंस मुझे ये मूवी काफ़ी अनसेटलिंग और डिस्टर्बिंग लगी, एंड एट द सेम टाइम आई फाउंड इट टू बी अ वेरी गुड एंड वेल मेड एंड वेरी सीरियस फिल्म। और मैंने ये मूवी को भी रिव्यू किया अपने पेज पे, अपने अकाउंट सोशल मीडिया पे, एंड मैंने इस मूवी को 5/5 रेटिंग दिया है। आई रिमेम्बर मैंने और कोई ऐसे मूवी को 5/5 रेटिंग नहीं दिया है शायद हाल ही में, बट कहानी जो कि 2012 में आई थी उसको मैंने 5/5 दिया था, एंड आफ्टर दैट आई प्रॉब्ली दिस इज द मूवी विच to which I gave full on 100 marks. तो बेसिकली आप जहां पर हैं थोड़ा सा साउंड देख लीजिए, आपके बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा है। या ना, फाइन, यस। हाँ, अभी ठीक सुनाई दे रहा है? एग्जैक्टली। हाँ, तो ये मूवी मुझे बहुत ही सीरियस टाइप की और अच्छा मैसेज जो इतिहास में एक्चुअली हुआ, द रियल इंसिडेंट्स, मतलब जो कश्मीरी पंडित लोगों के साथ जो दहशत का घटनाएं हुई थी 19 जनवरी 1990 में, उसका एक बहुत ही एक सीरियस टोनैलिटी को लेके ये फिल्म बनाई गई है, एंड विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज डन ए वेरी गुड जॉब in terms of the research material.
he has put enough research and efforts into it, क्योंकि I think ये मूवी को उन्होंने बनाने में शायद काफी टाइम लगाए टू गेट द ग्राउंड वर्क डन. और आप अगर इस मतलब डायरेक्टर के कर्व को देखेंगे तो from 2016 he started making films with some fundamentalism, in the sense with socio-political real social political issues. उससे पहले he was into commercial films, and with a film that came in 2016, Buddha in a Traffic Jam. It was about urban Naxalites. So वो मूवी बनाया. फिर उन्होंने ताशकंद फाइल्स बनाया 2019 में, and it's this Kashmir Files is basically touted as one of the second installment of his trilogy. The third installment अभी जो आने वाला है next इनका Delhi Files है, and Kashmir Files is the second in this installment of this real and thrilling socio-political issue-based film. और एक बहुत ही अच्छी चीज ये लगी कि the film does not have powerful और जिनको हम stars बोलते हैं, but we have list of good performers, और उन्होंने performances काफी अच्छा दिया है. सबसे बेहतरीन मुझे लगा दर्शन कुमार का performance. Like he is the conflicted young guy. He's a student, जो स्टूडेंट रहते हैं, एंड ही इज एन एस्पिरेंट फॉर द ANU, जो कि एक्चुअली JNU का सरोगेट है. He is contesting for the presidential elections there, and how his mind is polluted, he's brainwashed by the professor out there. तो उनका एंड वो जो एंड में अपना स्पीच देते हैं, that is one of the most powerful monologue or speeches given, which makes a real impact in the film. तो एंड बाकी के परफॉर्मेंसेस जैसे पल्लवी जोशी का, जैसे मिथुन चक्रवर्ती का, और सबसे दिल को दहला देने वाली परफॉर्मेंस मैंने देखा अनुपम खेर का, मतलब जो पुष्कर पंडित का रोल जिन्होंने किया है, एंड उनका फैमिली को कैसे टॉर्चर किया गया था, एंड what all he went through, his family went through. I don't think ऐसा परफॉर्मेंस कोई और एक्टर हिंदी सिनेमा में ऐसे परफॉर्मेंस दे सकता है. तो मुझे ये फिल्म तो बहुत अच्छी लगी, एंड मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करे. आई थिंक 107-108 crores it has crossed already in 1 week, and people are slowly getting influenced by the word of mouth. Mainly word of mouth publicity is working in favor of Agnihotri's film here, and मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा कलेक्शंस बनाए. थैंक यू सजीव जी. यस एवान, तो अरिसुदन हमें लिख रहे हैं कि ताशकंद फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म से पहले बनाई थी वो भी काफ़ी फैक्चुअल थी. एंड एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रंगन साहा, वो लिख रहे हैं कि डू यू थिंक दैट मूवी द कश्मीर फाइल्स शुड ऐड द बैकग्राउंड ऑफ कश्मीरी पंडित बिफोर 1947? सो ये पूछ रहे हैं कि क्या 1947 से पहले जो उनका बैकग्राउंड था उसको ऐड किया जाना चाहिए था या नहीं. तो एनी टेक ऑन दिस एवान? वैसा तो ये एक्चुअली कश्मीर फाइल्स मूवी देखा जाए तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट इंसिडेंट विच हैपेंड इन द 1990, राइट. उसके पहले का जो सब हुआ है, आई थिंक उन्होंने दर्शन कुमार के कैरेक्टर में उसको अपने मोनोलॉग में बोला है. लाइक ही टोटली गिव्स द एंटायर हिस्ट्री कि कैसे एक्चुअली कश्मीर जो था वो पंडित लोगों का था, हाउ दे वर टॉर्चर्ड, एंड क्या इनसिक्योरिटी हुआ फॉर द इस्लामिक, जिनको हम इस्लामिक टेररिस्ट बोलते हैं, राइट. what kind of insecurity they had due to which they started, मतलब वो जो ये रिलीजियस वॉर स्टार्ट हुआ, जिहाद स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, वो सब बैकग्राउंड में तो दिखा है. लेकिन यस, उस तरह के फोकस को आई डोंट थिंक मूवी में लाया गया है, बट उन्होंने बस वो डायलॉग में बोला है. यस मतलब जो 90s में जो पंडितों का पलायन हुआ था उसी पे ये फिल्म बेसिकली केंद्रित है.
तो दीप रावल लिख रहे हैं कि ये एक मूवी नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ हिंदू पंडित। राइट, बिल्कुल सही, क्योंकि वाकई इससे पहले किसी फिल्म में ये कोशिश नहीं की गई कि उस दर्द को बयां किया जाए, उस दर्द को लेकर आया जाए। तो ये अपने आप में एक पहल तो जरूर सराहनीय है और काबिल तारीफ है। और एक राशि मिश्रा लिख रही हैं कि फिल्म में एक डायलॉग है, टूटे हुए लोग कुछ बताते नहीं, उनसे सुनना पड़ता है। तो उन्हें सुनना पड़ता है। मिथुन बोलते हैं बहुत ही जी, मिथुन प्यारा, ये चीज बोलते हैं जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही टचिंग डायलॉग है, बहुत ही कमाल का डायलॉग है। राइट। तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले स्पीकर की तरफ। अभिजीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपने व्यूज। हाय, थैंक यू सो मच मुझे इस डिस्कशन का पार्ट होने के लिए। इस मूवी में एक सीन है जब रेफ्यूजी कैंप में अनुपम जी का किरदार कहता है पढ़ाई जरूरी है, सिर्फ ये 3 वर्ड्स। पूरी पिक्चर में ये लफ्ज मेरे साथ रह गए, क्योंकि धर्म, जाति, भाषा वगैरह वगैरह के नाम पर अगर लोग मारने, काटने, लूटने पे उतर रहे हैं तो जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी शिक्षित हो और इनके पास नौकरियां हो, है ना। सैलरी का प्रेशर है कि 30 तारीख बहुत सैलरी आएगा, मुझे बिल्स भरने हैं, ताकि इनका दिमाग ना जिंदगी की अच्छी चीजों में रहे और बुरी चीजों में ना रहे। मैं रात्रि के 11 बजे के शो पे गया था, मुझे वही टिकट्स मिले थे, दिन मंगलवार था, मिडवीक था, 90% हॉल भरा हुआ था। तो पिक्चर की पॉपुलैरिटी की तो कोई सवाल ही नहीं है। और जितने जो लिबरल्स क्रिटिक्स है जो मूवी की निंदा कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो मूवी को उतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि इनके निंदा के बाद ही कश्मीर पंडित्स खुद अभी आके न्यूज चैनल्स में कह रहे हैं कि मूवी में सारी बातें जो दर्शाई गई है वो एकदम सही है और उसमें कोई झूठ नहीं, बल्कि मूवी में हर सारी चीजें कम दिखाई गई है और ज्यादा दिखाना चाहिए था। आज की डेट पे आप किसी भी न्यूज चैनल में घुस जाओ, आप 10 न्यूज चैनल अगर सर्व करोगे ना, 2 से 3 न्यूज चैनल में अभी भी कश्मीर फाइल्स डिस्कस हो रही है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये मूवी में सच्चाई तो है और ये मूवी दिखाना जरूरी था। जरूरी इसीलिए क्योंकि आप जब सच्ची घटनाएं दिखाते हो तभी लोगों को पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और समाज फिर बैठ के मानती है कि हाँ ये जो हुआ था ये गलत हुआ था। और इसी समझ के बाद समाज कोशिश करती है कि यह गलती कभी दोहराया ना जाए। और उदाहरण के तौर पे अगर 70s 80s में बॉलीवुड पार्टीशन की कहानियां डिटेल्स में दिखाती और समाज को एहसास दिलाती कि नहीं पार्टीशन में क्या क्या गलती हुआ था, तो हो सकता शायद ये 1990 वाला पलायन भी नहीं होता। अभी एक आपने बताया था, एक लिसनर ने पूछा कि 1947 से पहले जो कश्मीर पंडित के साथ क्या था, ये उनका बैकग्राउंड क्या है, वो दिखाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं बिल्कुल दिखाना चाहिए था, बट वो पूरी हिस्ट्री दिखाने की जिम्मेदारी कश्मीर फाइल्स ने नहीं ली है। ये बॉलीवुड की बाकी मूवीज पिछले 32 साल से भी दिखा सकते थे, बट पता नहीं क्यों बॉलीवुड हमेशा ये कश्मीर पंडित्स पे हुए अन्याय से दूर भागी है। और जितनी भी बॉलीवुड मूवीज बनी है पिछले 32 साल में, ज्यादातर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दोषी ठहराया गया है और आतंकवाद को डिफेंड किया गया है। आप एक बार दोबारा देख लेना, फिजा, मिशन कश्मीर, फना, हमीद, हैदर, ये ट्रेंड आपको इस मूवीज, ये सारी मूवीज में मिले। तो जो भी आज मूवी क्रिटिक कर रहे हैं कि नहीं प्रोपेगेंडा है, तो भाई आपको किसने मना किया था पिछले 32 साल में? सच दिखा दो, अभी भी बैठ के सच दिखाओ, अभी आप बना लो एक और। बट इनके पास कोई बेंचमार्क नहीं है कहने के लिए नहीं वो सच था ये झूठ है। सो एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए ये कश्मीर फाइल्स ही सच है फॉर ऑल भारतीय। बॉलीवुड, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज सब इस मुद्दे से दूर भागे हैं। इसमें सिर्फ बॉलीवुड को हम दोषी नहीं मान सकते। 2019 जब कश्मीर पे लागू आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब तक 1990 से 2019 तक किसी ने इस टॉपिक के बारे में सोचा नहीं है। मैं 1990 में 14 साल का बालक था और मैं रोज अखबार मेरे दादाजी के साथ बैठ के पढ़ता था, फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई थी। इंटरनेट आने के बाद 2000s में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। तो सारी मीडिया उस वक्त चुप थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप थी फॉर 30 ईयर्स टिल 2019 जब आर्टिकल 370 हटाया गया। तो इस जानकारी को छुपाने पे भी इस मूवी ने काफी ध्यान दिया है, विच इज इंफॉर्मेशन वार। हालांकि ज्यादातर तारीफ अनुपम खेर जी के एक्टिंग को मिल रहा है, पर मेरे जो पसंदीदा सीन्स है वो पल्लवी जोशी जी निभाया है अलॉन्ग विद दर्शन कुमार। वो जानकारी जबरदस्ती में परिवर्तन कराने के ऊपर, कि मतलब आप गलत इंफॉर्मेशन दो ताकि पूरा देश के नैरेटिव दूसरी तरफ निकले। तो अभी अहवान जी कह रहे थे कि दर्शन कुमार का काम काबिल तारीफ है, मैं भी मानता हूं। एक सीन में वो एक तस्वीर की तरफ देखकर पूछते हैं, इसमें से मेरे माता पिता कौन है? मेरे पास एक महिला बैठी थी हॉल में, वो इस सीन पे ना जोर जोर से रोने लगी थी। तो मैं बहुत खुश हूं कि ये मूवी बाहर आई और ऐसी सारी आप बीतियां
इतने जो बैड इंसिडेंट्स हुए वो सब स्टोरीज बाहर आनी चाहिए, लोगों से जहां अन्याय हुई है वो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है, इंसाफ जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। ये मेरे कहने का था इस मूवी के बारे में। या थैंक यू अभिजीत। यस, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स कह सकते हैं हमारी हमारी जो हिस्ट्री रही है, इनफैक्ट हर देश की हिस्ट्री में ये रहते हैं, और उनके ऊपर हर देश फिल्में बनाता भी है, और वो बननी चाहिए फिल्में, ताकि वो जो दर्द उन लोगों ने महसूस किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कश्मीर फाइल में जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने जो देखिए अपना घर बार छोड़कर रातों रात आपको छोड़ के भाग जाने के लिए कह दिया जाए, और तो वो जो पेन है, आप एक अलग देश में जाके, अलग शहर में जाके आपको एकदम जीरो से शुरू करना पड़ता है। आप सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। और एक डायलॉग मुझे भी याद आता है, अनुपम खेर का डायलॉग होता है कि वो जब लास्ट में अपने कहते हैं कि मेरे घर की छत की मरम्मत करानी है तुम्हें, तो वो दिखाता है कि वो अभी भी जो है उनके दिल में वो जो घर है कश्मीर का, वो जिंदा है। तो वो इजी किसी के लिए भी नहीं हो सकता है उस चीज को भूल पाना। तो वो जो दर्द है वो वाकई बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन अभी उसमें कुछ हमारे पास कमेंट्स और भी आ रहे हैं, मैं उनको कमेंट्स को लूंगा, लेकिन पहले हिमांशु की तरफ बढ़ता हूँ। हिमांशु, आप अपने व्यूज रखें इस फिल्म के। धन्यवाद सजीव सर। मैं सीधे विषय पे आता हूँ फिल्म के। फिल्म के जो शुरुआती 20 मिनट हैं वो कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को उसकी कहानी साफ कर देते हैं। फिल्म में वो सब दृश्य दिखाए गए हैं जो कमजोर दिल वाला नहीं देख सकता है। इंटरवल के बाद बंद कमरे की बहस जो होती है बनावटी सी लगती है, और फिल्म का अंतिम दृश्य वह दृश्य जिसे देख दर्शक पिक्चर हॉल के बाहर आने पर रोते दिख रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स यह दिखाने में सफल हुई है कि जब भी समाज ऐसे काले अध्याय से गुजरता है तो उसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है। गर्भवती महिला अपनी जान बचाने को इधर उधर भागती हैं, और कई महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। फिल्म में एक संवाद है, झूठी खबर दिखाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी सच्ची खबर छुपाना है। फिल्म का फिल्म पे बहुत बड़ी एक बात है, खुद फिल्म में ही मतलब संवाद फिल्म का है, लेकिन फिल्म के ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जिन फैक्ट्स को लेके फिल्म बनाई गई है उन पर आंख मूंद कर विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि सिनेमा जो होती है ना वो इतिहास से छेड़छाड़ का सबसे एक बहुत आसान जरिया है। जो लोग किताब के पन्ने नहीं पलटते हैं तो वो फिल्म पे विश्वास जल्दी कर लेते हैं। अब अभिनय की बात पे आते हैं तो अपने खोए हुए बेटे और खोए हुए घर, अ, ऐसे इंसान का किरदार निभाते हुए उन्होंने अवार्ड विनिंग अभिनय किया है, और ये शायद उनका बेस्ट भी है। मिथुन चक्रवर्ती पहले हाफ में अच्छे लगे हैं, उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही है। दूसरे हाफ में वो स्तर नहीं रहा उनका अभिनय का। भाषा सुमली ने अपने अभिनय से बहुत प्रभावित किया। जो पति पे मरने पे एक बार वो विलाप करती हैं, तो वो बहुत देखने लायक दृश्य है। और चिन्मय मंडलेकर है जो मराठी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, और दर्शन कुमार भी नए हैं, तो इन दोनों को फिल्म की खोज कही जा सकते हैं ये दोनों। अब जो पल्लवी जोशी है वो विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है इसको, उनकी वाइफ है, उनकी जो शुरुआत है फिल्म में एक दमदार भाषण के साथ हुई है, और उन्होंने अच्छा अभिनय दिखा है। लेकिन जो पल्लवी जोशी है और अनुपम खेर, इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव मेकअप टीम का रहा है। जो मेकअप टीम ने इनको बिंदी दिखाई है जो पल्लवी जोशी की, और अनुपम खेर का जो एक नीला पेंट सा चेहरा में लगा होता है, तो वो दोनों दृश्य फिल्म के पोस्टर के बिल्कुल सीन बन गए हैं। अब जल्दी से मैं पटकथा पे आता हूँ। पटकथा की क्रोनोलॉजी आगे पीछे है, लेकिन वो इस तरह से रखी गई है कि दर्शक भ्रमित नहीं होते हैं। फिल्म में मीडिया जगत को के ऊपर बड़ी गहराई से बात की गई है। विदेशी मीडिया की कवरेज पर एक तंज कसा गया है। अभी दर्शकों पे उसे झूठ समझते हैं सच। लेकिन कश्मीर में जो 19 पत्रकार मारे गए हैं वो विषय भी फिल्म में उठाती है, जो लोग नहीं देखते हैं बहुत ज्यादा। अपने ही देश में पिछले 30 साल से रिफ्यूजी बने घूम रहे हैं। अनुपम खेर एक बार ये संवाद बोलते हैं, और ये सीधे तौर पे कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाता है। फिल्म के अगर साउंड की बात की जाए तो हथियारों और बुलेट की आवाज से ही दिल दहल जाता है। बैकग्राउंड स्कोर यादों में डूबा हुआ और दर्द भरा एहसास देता है। फैज अहमद की एक कविता है हम देखेंगे, उसे बड़े पर्दे पर सुनना बहुत अलग अनुभव देता है। कश्मीरी संगीत भी यहाँ आपको सुनने को मिलेगा जो अच्छा लगता है। छायांकन बहुत बढ़िया है, डल झील वाला, और एंगल ऐसे जगह से संवादों के दौरान बहुत अच्छा लगता है। छायांकन में एक और चीज मैं जोड़ूंगा, वीएफएक्स जिस सीन इतने इसके अच्छे नहीं है। एक जगह कश्मीरी घर जलते हुए दिखाया है ऊपर से, तो वो बिल्कुल बनावटी सा लगता है। अब निर्देशक ने यहाँ पे संपादन की तरफ बहुत ध्यान दिया है। एक जगह एयरफोर्स के जवानों पर हमला होता है, फिर वो जो
गुलाब के फूल वहां बिखरे होते हैं, तो ये बहुत देखने में मतलब दिल पे एक चोट सी आती है। और निर्देशक ने यहाँ पे बैनरों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है, जैसे मार्क्स और भगत सिंह के पोस्टर दिखा के बैकग्राउंड पर उन्होंने उस विचारधारा पे इशारा किया है जो कश्मीरी को उनको मूल अधिकार पाने की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि ये सिर्फ कश्मीरी करते हैं ये मांग, तो ये थोड़ा सा असंगत लगता है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो कश्मीरियों पे जो बंदिश लगाई है फिल्म में, ये बिल्कुल मतलब पता नहीं चलता कि जो कश्मीरियों की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाई गई है उसके जिम्मेदार कौन है। जो पूरा एक तंत्र कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में असफल रहा था वो कौन था। और धारा 370 की यहाँ बात की गई, तो सीधे तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया गया निर्देशक के द्वारा। अब निर्देशक की एक तारीफ ये है कि उन्होंने बंद कमरे में जो बहस के सीन दिखाए हैं तो उसमें दर्शक खुद शामिल हो जाते हैं, तो ये उनके निर्देशन कला का बड़ा महत्वपूर्ण नमूना है, एक बहुत बेहतरीन नमूना है। अब इनकी पुरानी फिल्म जो अभी आप सर ने बात करी थी कि बुद्धा एंड ट्रैफिक, ताशकंद फाइल, तो ये सब एक एजेंडा फिल्म के तौर पे जानी जाती है। और ये भी मुझे ये फिल्म भी राष्ट्रवादी फिल्मों का वो हिस्सा जान पड़ती है जो सांप्रदायिकता को जन्म देती है। अब मैं यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की एक पंक्ति का उल्लेख जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था सांप्रदायिकता को सीधे सामने आने में लाज लगती है, इसलिए वह राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर आती है। इस पे जरा सा गौर कीजिएगा। अनुपम खेर और दर्शन कुमार का जो अभिनय है कभी ना भुलाने वाला, वो और कश्मीरी पंडितों पे जो उनको समझने के लिए फिल्म देखना जरूरी है। लेकिन मैं साथ में ये भी एक राय देना चाहूंगा कि आप उससे जुड़ा, कश्मीर से जुड़ा कोई विश्वसनीय दस्तावेज भी जरूर पढ़ें। मेरी तरफ से इसकी रेटिंग रहेगी 3.5। धन्यवाद सर जी सर। यस हिमांशु, बहुत सटीक और कह सकते हैं कि बहुत आपने एकदम बेबाक अपनी बात रखी है, जो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त इस फिल्म को लेकर उससे थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन इसे कहने के लिए गट्स चाहिए। और मुझे लगता है कि हर तरह के विचारों का स्वागत होना चाहिए, और यही फिल्म की बात की खासियत है कि यहाँ पर हम लोग सभी तरह के जो व्यू पॉइंट्स हैं उसको असेंबल करते हैं ताकि हर बात लोगों तक पहुंचे। तो बहुत सारे हमारे श्रोता भी जो हैं वो इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, जैसे आनंद जी जो हैं वो लिख रहे हैं कि हमने कश्मीर में बहुत सारे सोल्जर्स को खोया है, और उसके बाद ये भी लिखते हैं कि इस फिल्म से आखिर मतलब हासिल हुआ क्या, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के हालात तो अभी भी नहीं वैसे के वैसे ही हैं। तो बाकी जो है प्रज्ञा जी लिख रही हैं कि इस फिल्म में सभी का अभिनय बहुत शानदार है और अभिनय के लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हो रही हैं, और रितेश लिख रहे हैं कि जिन पे गुजरी है वही बात जानता है, हम कम से कम सिनेमा के माध्यम से सच को जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ये भी अगेन एक बात आती है कि सिनेमा तो बनना चाहिए इस तरह का। तो ये तो नहीं मैं मानता हूँ कि इस तरह की मतलब सिनेमा से हासिल क्या हुआ है। तो हासिल ये हुआ है कि जैसे अभी अभिजीत ने एक इंसिडेंट का जिक्र किया कि एक महिला जो है उसके आंसू निकल आए, तो बहुत सारे लोग जो हैं इन सब घटनाओं से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो कश्मीरी पंडित ही हो, बहुत सारे, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे रॉयट्स हुए हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें जो दर्द है लोगों का वो उससे अभी भी एक समाज का बड़ा हिस्सा अनभिज्ञ है। लाइक अगर मैं अपनी ही बात कहूँ तो कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ था ये मुझे पता है, लेकिन जो हुआ था एग्जैक्टली उसके बारे में हम इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये हिमांशु की बात सही है कि हमें लिटरेचर पढ़ना चाहिए, हमें इस पर लिखी हुई किताबें ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। बट अगेन मुझे लगता है कि फिल्में एक पॉपुलर माध्यम है इन सब व्यू पॉइंट्स को दिखाने का। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फिल्म मैंने देखी है और मुझे ये फिल्म बहुत ही मार्मिक लगी है, बहुत हार्ट टचिंग लगी है। इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए, इसके अभिनय के लिए, उसके शानदार निर्देशन के लिए। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये एक टूल ना बन जाए समाज में, एक तरह का एक नफरत फैलाने का टूल ना बन जाए। जैसा कि मतलब बहुत सारे कार्टून्स मैंने ऐसे देखे, बहुत सारी चीजें मैं पोस्ट ऐसी पढ़ रहा हूँ जिसमें इस फिल्म के माध्यम से एक ऐसा मतलब माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ना। तो वो मुझे लगता है कि वो चीज थोड़ी अननेसेसरी है। एक अच्छी चीज को आप अप्रिशिएट करो, उस दर्द को महसूस करो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे साथ सुशील भी हैं, जल्दी से सुशील के भी व्यू पॉइंट्स जान लेता हूँ। तो मैंने ये फिल्म देखी नहीं है सजीव जी, लेकिन मैंने एज 2 पॉइंट जरूर बात करता हूँ जो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये फिल्म को देखिए, क्योंकि ये फिल्म ने इतने लोगों को आकर्षित किया है। तो फिल्म की जो एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, द आर्टिस्ट हैं, उनको थम्स अप जाता है। क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत रिव्यूज, बोथ द प्रो रिव्यूज एंड द रिव्यूज वेयर पीपल वेयर नॉट agreeing to the fact, यही है कि फिल्म्स हैज द मैजिक टू इन्फ्लुएंस। लेकिन वी आर ऑल एजुकेटेड,
तो हमको डेटा फैक्ट्स, आज डेटा फैक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं, राइट? हम पढ़िए, डोंट जस्ट टेक द फिल्म एज द फैक्चुअल, लेकिन फिल्म देखिए। लेकिन अगर आपको फैक्ट्स देखना है तो देर आर मेनी अदर मीडियम्स टू गेट द फैक्ट. इफ द डायरेक्टर हैज गॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू शो, देर आर मोर इंफॉर्मेशन इंटरनेट में या डिफरेंट सोर्सेस में, वो करिए. लेकिन लुक एट द मूवी एज एन एंटरटेनमेंट. इवन द डायरेक्टर हैज द इंटेंशन टू डू सम एजेंडा. हम एज एन आर्टिस्ट एंजॉय द मूवी. दैट इज वॉट इज मूवी ऑल अबाउट. तो मेरी यही है, मैं जरूर देखूंगा ये फिल्म, बट मुझे चांस नहीं मिला देखने के लिए. बट आई हैव सीन ऑल दिस रिव्यूज. आई हैव सीन अभिजीत एंड हिमांशु का रिव्यू, एवान का रिव्यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. या सुशील, तो एक लास्ट में मैं एक रिव्यू पढ़ देता हूँ, सॉरी एक कमेंट पढ़ देता हूँ जो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अरिजीत, सॉरी इनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि जो भी मतलब एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की शुरुआत इस बात से होती है कि हम उसको एक्नॉलेज करें. तो वो जरूर ये फिल्म करती है और इसमें वाकई कोई शक की बात नहीं है. तो ये फिल्म जो है धूम मचाई रही है, तो मुझे ये अलग से रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है फिल्म लोगों को. लोग इसको देख ही रहे हैं और देखेंगे भी, और देखनी चाहिए. तो थैंक यू वेरी मच एवान, अभिजीत एंड हिमांशु, सुशील फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. एंड जितने भी श्रोता हमारे साथ रहे हैं और बहुत एक्टिवली सबने कमेंट किया, मैं सबका थैंक्स बोलना चाहूंगा. एंड रियली आई एंजॉयड डिस्कसिंग दिस फिल्म. सो दोस्तों, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म के रिव्यू के साथ. तब तक, If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.